हेलो बच्चों, आज अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अंतर्गत क्या बताया गया है और ये किस पे बेस है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम कोई एक आवेश लेकर आते हैं, मान लीजिए ये एक आवेश लेके आए, तो ये आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर का जो परिवेश है उसको बदल देता है। मतलब बदल कैसे देता है कि जब भी कोई दूसरा आवेश लेके आता हूं तो उस पे ये कुछ रिएक्शन दिखाता है। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्यू आवेश लेके आया और इसके पास में ही मैंने कोई दूसरा एक क्यू आवेश लेके आ गया। मान लीजिए इसको Q1 नाम दे देते हैं, इसको Q2 नाम दे देता हूँ। तो ये Q1 आवेश अपने चारों ओर इस प्रकार का एक प्रभाव उत्पन्न करता है जिसके अंदर ये Q2 आवेश पर इसकी स्थिति को बदलने की कोशिश करता है। स्थिति को बदलने की कोशिश कैसे करता है, ध्यान से समझने की बात है, बहुत ही सिंपल बात है। ये जो Q1 आवेश है, इस Q2 आवेश पर या तो इसको खींचने की कोशिश करता है अपनी ओर या इसको दूर भगाने की कोशिश करता है। ये देखा, कूलाम ने देखा कि जब भी मैं किन्हीं दो आवेशों को पास में लेके आता हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक आवेश है और इस आवेश के पास में मैं ये दूसरा आवेश लेके आता हूं, तो लाने पे उन्होंने देखा कि या तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए होंगे या इन दोनों आवेशों ने एक दूसरे को दूर भगाया होगा। तो आप सिंपल सा 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को दूर भगाती है या खींचती है तो उसका मतलब क्या होता है, वहां पे उन दोनों वस्तुओं के मध्य एक बल कार्य कर रहा होता है। तो इसी प्रकार से जब हम समान प्रकृति के आवेश लाते हैं, पास पास में समान प्रकृति के आवेश लाते हैं, तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और जब विपरीत प्रकृति के आवेश लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, इसी गुण को अपन क्या बोल देते हैं, इसी जो ये एक्टिविटी हो रही है कि एक क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है और एक के अंदर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इसी को अपन बोल देते हैं विद्युत बल लग रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई एक बल कार्य कर रहा है जिसको हम क्या बोल देते हैं, विद्युत बल बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो अपन ऐसा कहीं जगह देखते हैं कि कूलाम बल, ये विद्युत बल को ही अपन ने क्या बोला गया है, कूलाम बल बोला गया है। और जो कूलाम नियम है वो बताता है कि हमारे दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल का मान है वो कितना होगा, और जो बल की वैल्यू आती है उसे अपन बोल देते हैं ये इतना कूलाम बल लग रहा है या इतना विद्युत बल लग रहा है। अब बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है। तो कूलाम ने क्या किया कि हम दो आवेश लेके आए, वो एक Q1 और एक Q2, ये दो आवेश लेकर आए। जब ये दो आवेश लेकर आए तो इन दोनों आवेशों ने क्या किया, एक दूसरे पे बल आरोपित किया। अब एक दूसरे पे बल आरोपित किया, किस प्रकार का किया, प्रतिकर्षित किया एक दूसरे को या आकर्षित किया, इसकी अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं, अगले वाले जो टॉपिक होगा उसके अंदर बात करेंगे। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए इन दोनों की जो मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r दूरी है। तो कूलाम ने एक स्टेटमेंट दिया कि दो आवेशों के मध्य दो बिंदुवत आवेश होने चाहिए। बिंदुवत आवेश कौन से होते हैं, देखिए बिंदुवत आवेश की बात करते हैं, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं अपन। बिंदुवत आवेश वे चार्ज जिनका आकार दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है उनके कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब वे आवेश जिनका आकार इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसके कंपेयर में बहुत कम होना चाहिए, उन्हें आप पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। बस यही डेफिनेशन है पॉइंट चार्ज की। इसके बाद में अपन यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के मध्य लगने वाला बल का मान कितना होता है। तो इसका कथन है, दो आवेशों के मध्य, कोई भी दो आवेश लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान होता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती व दोनों के मध्य की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान से देखिए, दोनों आवेशों के, ये दो आवेश हमारे पास दो बिंदुवत आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान F, दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों आवेशों का परिमाण ले लीजिए, इसका परिमाण है Q1, इसका Q2, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट दिया गया कूलाम के द्वारा, इसी को बोला जाता है कूलाम का नियम कहा जाता है। तो देखिए F समानुपाती क्या हो गया, Q1 इंटू Q2, ये अपने इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अपन एक साथ लिखते हैं तो समीकरण 1 व 2 से, तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई।
समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एक कांस्टेंट आ जाता है, तो एफ समानुपाती की जगह इक्वल लिख देंगे। समानुपाती का जैसे चिन्ह हटाते हैं तो के कांस्टेंट आ गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि दो जब भी हमारे पास स्थिर आवेश होंगे उनके मध्य लगने वाला जो बल का मान होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, ये जो के है इसको अपन बोल देते हैं समानुपाती नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इस के को भी आप आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि के की वैल्यू कितनी होती है। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह हमारे पास आगे एक और फॉर्मूला आ गया जिसके अंदर के को अपन ने डिस्क्राइब कर लिया। के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई भी दो आवेश लेते हैं, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो सारे के सारे सबसे पहले निर्वात के अंदर किए जाते हैं, उसके बाद में अपन अलग अलग माध्यमों के अंदर वैल्यू देखते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम निर्वात की विद्युतशीलता रखते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई किन्हीं दो आवेशों को रखते हैं तो वहाँ पे जो लगने वाला जो एक्चुअल बल है वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। वो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से या इन सभी कारणों की वजह से, परिवर्तित होने की वजह से अपन ने एक नई यहाँ पे भौतिक राशि लगाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको वैल्यू अपन ने इतनी मानी। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इस के का समानुपाती नियतांक, इसके मात्रक और विमा निकालना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूले के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो के है वो समानुपाती नियतांक जिसकी मात्रक कितना होगा। तो के इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। के एफ का मात्रक न्यूटन, आर मीटर स्क्वायर और कूलाम। एक आवेश के लिए 1 कूलाम, दूसरे के लिए 2 कूलाम, मतलब तो सी स्क्वायर। तो के का मात्रा क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आप एप्सिलॉन नॉट के लिए निकालेंगे तो ये वाला जो हमारे पास के का मात्रक आ रहा है ये पलटी खा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब कूलाम ऊपर आ जाएगा और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप के लिए ये जो के है उसके लिए आप विमा निकालना चाहते हैं या इसके लिए विमा निकालना चाहते हैं तो आपको पता है विमा किस प्रकार से निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट की बात करता हूं मैं जब, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए विमा क्या होगी, तो ध्यान से देखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है हमारा। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा ये जो हमारे पास एफ 4 पाई ऊपर चला, मतलब ये इधर ले आएंगे तो एफ आर स्क्वायर और नीचे कितना आ गया Q1 Q2। 4 पाई तो कांस्टेंट है तो इसको तो अपन हटा देंगे। एफ और आर बचा हुआ है, तो एफ के लिए आप विमा जानते हैं कितनी होती है, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। ठीक है, ऐसे ही आप इसके लिए लिखेंगे, आर के लिए लिखेंगे। आर क्या है यहाँ पे, दूरी के लिए कितना हो जाता है l की पावर 2। और आवेश के लिए अपन ने लास्ट क्लास के अंदर ही देखा था तो वहाँ पे कितना आया था, 1 की पावर 1 t की पावर 1 a की पावर 1 और ये दोनों चीज़ें हैं वो 0 और की थी। ठीक है, लेकिन 2 बार है तो 2 बार है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन इसको आप सॉल्व करेंगे तो पूरे को m1 L1 t-2 और ये L2 इसको इस साइड में ले लेता हूँ तो L3 और ये बन जाएगा m0 L0 t की पावर हो जाएगी 2 a की पावर 2। पूरा कमांड करके लिखेंगे तो m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर ऊपर जाएगा t की पावर -4 बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा a की पावर -2 बन जाएगा।
तो हमारे पास निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसकी विमा कितनी हो जाती है, ये वाली विमा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद में आप यदि इसके वैल्यू आप CGS पद्धति के अंदर देखना चाहते हैं तो K की वैल्यू CGS पद्धति के अंदर 1 होती है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो किसके अंदर है, SI पद्धति के अंदर। ओके, अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा कि K इज इक्वल टू हमने लिया यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू को मैं यदि चेंज करता हूँ, मतलब बढ़ाता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे हर के अंदर जो वैल्यू हैं उनको मैं बढ़ाता हूँ, तो F की वैल्यू क्या हो जाती है, जैसे मान लीजिए R को मैं इंक्रीज करता हूँ, जैसे ही R को मैं बढ़ाता हूँ, बीच की दूरी बढ़ाता हूँ, बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होना चाहिए, F की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आवेश की वैल्यू बढ़ाता हूं, Q मतलब Q1 या Q2 को किसी की भी वैल्यू इंक्रीज कीजिए तो F की वैल्यू बढ़ती है, या घटाते हैं तो घटती है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कौन है, एप्सिलॉन नॉट है वहां पे जो हमारे दोनों आवेश रखे हुए हैं उन दोनों आवेशों के माध्यम को व्यक्त कर रहा है। लेकिन अभी हमने इन दोनों आवेशों के माध्यम कैसा लिया है, निर्वात लिया है, कोई भी किसी प्रकार का माध्यम नहीं है, निर्वात है, हवा भी नहीं है वहां पे। तो उस निर्वात की जो विद्युतशीलता वो इतनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से जो भी ये बल लगाता है वो अपने चारों ओर ही तो अपना प्रभाव वो चारों ओर बनाता है। और आपको पता है, जैसे मैं इस बिंदु की बात करूं, ये मेरे पास एक बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर की बात करूं, मतलब इस साइड वाला भी ले लूं, इस साइड वाला भी ले लूं, इस साइड वाला भी ले लूं, चारों ओर की बात करूं तो कितना एंगल बनता है, 4 पाई एंगल बनता है। इसीलिए अपन यहाँ पे 4 पाई से डिवाइड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा, 4 पाई बनेगा। इसी की वजह से अपन ने यहाँ पे 4 पाई लिया है और एप्सिलॉन नॉट से इसलिए डिवाइड किया है कि यदि वहां पे कोई माध्यम होगा तो अपन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट m लगा देंगे, m लिख देंगे, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट m लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन नॉट ही रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारे यहाँ हो गया, कूलाम का नियम हो गया। इसके बाद में अपन आगे और इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, माना दोनों, ये जो दोनों आवेश हैं इन दोनों के मध्य निर्वात है, तो निर्वात होने पर तो हमारे पास वही फॉर्मूला आया था, वही आपको लगाना है। मैं यहाँ पे एफ नोट लिख देता हूँ कि निर्वात, दोनों आवेशों के मध्य निर्वात है, तब कितना बल है, एफ नोट से व्यक्त कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी प्रकार से केस सेकंड, जब दोनों आवेशों के मध्य, केस सेकंड है जब दोनों आवेशों के मध्य कोई ना कोई माध्यम है, हमें पता नहीं है कि कौन सा माध्यम हमने रखा है, लेकिन मान लिया कि कोई ना कोई माध्यम रखा हुआ है, तो माध्यम रखने पर एफ एम मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। यहां मैं एप्सिलॉन नॉट m कर दिया, मतलब कोई मीडियम रखा हुआ है। इसका मतलब तो होता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब तो होता है, इसका मतलब तो है निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट m का मतलब है माध्यम की विद्युतशीलता। इसको आप ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, एप्सिलॉन भी व्यक्त कर सकते हैं। कई बुक्स के अंदर आप देखेंगे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कईयों के अंदर ऐसा मिलेगा। तो एप्सिलॉन m से व्यक्त करेंगे तब आपको ऐसे पता रहेगा कि ये अपन मीडियम की बात कर रहे हैं, माध्यम की बात कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूँ, फर्स्ट को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आता है, देखिए एफ नोट अपॉन एफ एम, एफ नोट की वैल्यू पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जो निर्वात के अंदर लगने वाला जो बल है FO और जो माध्यम के अंदर लगने वाला बल है FM, वो कौन सा ज्यादा है, FO ज्यादा है या FM ज्यादा है, वो अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो FM की वैल्यू पुट कीजिए,
ये लीजिए, जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, ये कट रहा है और ये 1/4 पाई चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एफ नोड अपॉन एफ एम, ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे रहेगा, तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोड, ये आ गया। ओके, एप्सिलॉन, ये जो राशि होती है, मतलब ये जो अनुपात होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोड, माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। एक नई भौतिक राशि को नाम दे देते हैं एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं एप्सिलॉन आर, मतलब एफ ओ इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ओ इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम, ये लीजिए। और ये जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, इसकी वैल्यू जाती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। 1 किसके लिए होती है, 1 होती है निर्वात के लिए। इन्फिनिटी किसके लिए होती है, जब भी अपन धातुओं की बात करते हैं धातुओं के लिए होती है, मेटल। ठीक है, और भी आप बीच में कुछ एक याद भी रख सकते हैं और रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना नहीं रखने की कोई ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो 1 से लेके इन्फिनिटी है, मतलब 1 से तो कम नहीं है, 1 से कम नहीं है। तो मान लीजिए सबसे कम होगी एप्सिलॉन आर होगी, मान लीजिए दोनों के मध्य जो माध्यम है वो कैसा है, निर्वात है। तो निर्वात है तो उसके लिए कितनी हो जाएगी, 1, मतलब एफ ओ इज इक्वल टू एफ एम, मतलब वैल्यू इक्वल रहेगी। लेकिन जब भी हम यहाँ पे कोई माध्यम रखेंगे तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 आएगा और ये एफ ओ की वैल्यू बढ़ के आएगी हमारे पास। तो यहाँ से आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि एफ ओ ज़्यादा होगा या एफ एम ज़्यादा होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एफ ओ ज़्यादा होगा एफ एम से, मतलब कहने का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख भी सकते हैं। यदि एफ एम इज इक्वल टू लिखेंगे तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से आप डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम से कम 1 होगी, उसके बाद में 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती जाएगी, तो एफ एम की वैल्यू कम प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि निर्वात के अंदर लगने वाला जो बल का मान होता है अधिकतम कंपेयर टू माध्यम के, मतलब कोई भी आप माध्यम लीजिए, उस माध्यम के अंदर जो लगने वाला बल है और निर्वात के अंदर जो लगने वाला बल है, अधिक बल होता है निर्वात के अंदर लगने वाला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना ज़्यादा लगेगा, कितना ज़्यादा लगेगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे देखिए एफ एम कितना गुना है, तो कितना गुना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना है। कितना गुना हो जाएगा, माध्यम के अंदर लगने वाला बल है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुना अधिक लगता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टॉपिक कूलाम के नियम के बारे में कंप्लीट हुआ। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जब हमारे पास ये वाला कोई भी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, निर्वात के अंदर बल का मान दे रखा है और माध्यम के अंदर पूछे और आपेक्षिक विद्युतशीलता का वैल्यू दे रखा है किसी माध्यम के लिए, तो वहाँ पे आप एफ एम की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालनी होती है। और जब आपके पास निर्वात में पूछे माध्यम में दे रखा हो तो ये निकाल सकते हैं इस प्रकार से। यदि आपको इन दोनों के मध्य मान पता होता है, निर्वात के लिए पता होता है और माध्यम के लिए पता होता है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो नई भौतिक राशि आई है हमारे पास एप्सिलॉन आर, जिसको अपन बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये क्या होती है, ये जो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इन दोनों आवेशों के मध्य कोई एक ऐसी राशि जो उस वातावरण से प्रभावित होती हो, मतलब यहाँ पे लगने वाला जो बल है हमारे पास, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है वो किसी अन्य भौतिक राशि से भी प्रभावित हो रहा है, तो हमारे वातावरण की वजह से जो प्रभावित हो रहा है मान, उसको अपन विद्युतशीलता से व्यक्त करते हैं। आपने यहाँ पे देखा दोनों आवेशों के मान बढ़ा देता हूँ तब भी वैल्यू परिवर्तित होती है, या दूरी को परिवर्तित कर देता हूं तब भी परिवर्तित होती है। एक तीसरी और राशि है, कौन सी है, वो है माध्यम। उस माध्यम को व्यक्त करने के लिए अपन विद्युतशीलता की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये जो हमारे पास आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है। देखिए ऊपर की साइड में हमने लिखा है माध्यम की विद्युतशीलता, नीचे लिखा है निर्वात की विद्युतशीलता। ये हमको तुलना बताती है
कि कोई भी माध्यम है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक माध्यम रखा, वो उस निर्वात के कंपेयर में कितना गुना अधिक प्रभावी है, मतलब वो कितना गुना उस बल को कम कर देगा, कितना गुना वो कम कर देगा उस बल को, तो उसकी वैल्यू को व्यक्त करता है एप्सिलॉन आर। जैसे मान लीजिए अभी हमको पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। लेकिन मान लीजिए, ऐसे मान लेता हूं एक बार मानने के लिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 1, निर्वात की जो विद्युतशीलता है वो 1 है, और किसी दूसरा माध्यम लाए उसकी जो विद्युतशीलता है वो 5 है, तो 5/1 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, कोई दूसरा माध्यम है उसकी मान लीजिए 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब 6 गुना ज्यादा, निर्वात के कंपेयर में 6 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा उसको व्यक्त करता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता व्यक्त करता है। अपन थोड़ी सी ऐसे बात कर लेते हैं कि विद्युतशीलता क्या होता है। विद्युतशीलता होता है एक ऐसे टेम्परेली, अपन को एक एग्जाम्पल समझ गए, जैसे मान लीजिए अभी आपको पता, हाँ यहाँ से देखिए, इस हाथ से मैं कुछ पानी डालता हूँ और यहाँ तक इस हाथ तक पहुँचता है, तो यहाँ बीच में जो मीडियम है उसकी वजह से ये पानी कुछ सोख भी लेता है, मीडियम है वो सोख लेता है। तो जैसे मैं यहाँ से मान लीजिए 1 लीटर पानी डालता हूँ और यहाँ पहुँचता है, पहुँचते पहुँचते कुछ कम हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि बीच का जो मीडियम है, वो जो प्रवाह स्थल था वो कैसा था। यदि आपने कोई फर्श ले रखा है, मतलब वहाँ पे फर्श डाल रखा है, तब तो ज़्यादा पहुँचता है यहाँ पे, और बीच में मिट्टी डाल दी है, मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है, किस प्रकार की आपने मिट्टी डाली है उस पर डिपेंड करता है, तो वो वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ तक पहुँचने वाला जो वाटर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मैंने वैल्यू है वो समान रखी, 1 लीटर ही रखी, और जो वातावरण है वो भी सेम रखा, लेकिन ये जो पथ है उसके परिवर्तन की वजह से, तो पथ परिवर्तित हो गया, उस पथ की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जब दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, वहाँ पे भी कुछ कारक होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल या टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, उनकी वजह से वो बल की वैल्यू परिवर्तित हो जाती है। तो उनकी वजह से ये वैल्यू जो परिवर्तित होती है उसी को व्यक्त करती है विद्युतशीलता। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे। ओके, बाय।